नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और लाखों लोगों ने रामलला के दर्शन किए। यूपी, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र में भी बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया और मीरा रोड में हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को न मानने और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने के आरोपों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर असम में एफआईआर दर्ज कर ली गई और मराठा आरक्षण के समर्थन में हजारों लोगों ने महाराष्ट्र के जालना से मुंबई के लिए मार्च शुरू कर दिया। बड़ी खबर आई मुंबई के पास मीरा रोड इलाके से। वहां एक दिन पहले उपद्रव मचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया गया। महाराष्ट्र प्रशासन के आदेश पर उन आरोपियों की दुकानों और घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। आरोप है कि इन लोगों ने एक दिन पहले मीरा रोड इलाके में जमकर उत्पात मचाया था और इसी के बाद प्रशासन ने उन आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया। वहां एक दिन पहले उत्पात मचाने वाले लोगों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर गरजा और तब तक गरजा जब तक वो दुकानें मिट्टी में नहीं मिल गईं, क्योंकि वहां एक दिन पहले कुछ लोगों पर उपद्रव करने के आरोप लगे थे और 24 घंटे पूरे होते ही उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल गया। इस कार्रवाई के लिए जैसे ही खुदाई करने वाली एक मशीन वहां पहुंची, लोग हैरत में पड़ गए और जब तक कोई कुछ समझ पाता उस मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले ही झटके में एक दुकान का शेड पूरी तरह चरमरा गया। इसके बाद तो उससे लगी बाकी दुकानें भी ताश के पत्तों की तरह तबाह होती दिखी। ये कार्रवाई एक दिन पहले हुए बवाल के बाद की गई। आरोप है कि जिन लोगों की दुकानों और घरों पर बुलडोजर चला, उन्होंने एक दिन पहले अलग अलग इलाकों में लोगों और पुलिस वालों को निशाना बनाया था और इसी के बाद वहां तनाव चरम पर है। वहां मचे बवाल के बाद सुबह पुलिस के साथ सुरक्षा बल की टीम तैनात कर दी गई। वहां सीआरपीएफ की एक टीम इलाके की अलग अलग सड़कों पर गश्त करती नजर आई और वो भी पूरी तैयारी के साथ। इस दौरान वहां मौजूद जवानों के हाथ में डंडे तो दिखे ही, इसके साथ मजबूत शील्ड भी नजर आई। इन शील्डों का इस्तेमाल जवान पत्थरबाजी से बचने के लिए करते हैं। इसके अलावा उनके हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली गन भी दिखाई दी। महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दौरान कुछ जवानों के हाथों में बंदूकें भी नजर आईं। इसके लिए पहले तमाम जवानों को एक कतार में खड़ा किया गया और फिर उन्होंने पूरे इलाके में गश्त की। इस मार्च के जरिए पुलिस और सुरक्षा बल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर किसी ने अब मीरा रोड इलाके में हंगामा करने की कोशिश की तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि एक दिन पहले वहां जो बवाल हुआ था उससे पूरे देश में कोहराम मच गया। वहां कुछ उपद्रवियों ने उन गाड़ियों को निशाना बनाया था जिन पर भगवा झंडे लगे हुए थे। आरोप है कि वो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से नाराज थे और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने रविवार की रात को भगवा झंडे लगी गाड़ियों में बुरी तरह तोड़फोड़ की थी। एक कार पर तो वो भीड़ इस तरह टूटी थी कि उसका हर एक शीशा चूर चूर कर दिया था। इस दौरान कई लोगों से मारपीट की बात भी सामने आई। हालत किया देखो, सब कांच तोड़ दिया पूरा। हैरत की बात तो ये रही कि जब इस बवाल को शांत कराने के लिए वहां पुलिस पहुंची थी तो उस पर भी जोरदार पत्थरबाजी की गई थी। इसी घटना के बाद मुंबई के पास मौजूद मीरा रोड इलाके में तनाव अपने चरम पर है। हालांकि इस मामले में कल ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भरोसा भी दिया था कि महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में दो पक्षों के बीच हुई मामूली झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। बताया गया कि वहां दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई जो देखते ही देखते बड़े हंगामे में बदल गई और फिर इस हंगामे को झड़प में बदलने में देर नहीं लगी। इसके बाद तो दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। मोबाइल निकालो। कभी एक तरफ से लोग हावी होते दिखे तो कभी दूसरी तरफ से पत्थरबाजी तेज होती नजर आई। दोनों ही तरफ के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे और हमने आपके बोले के पीछे हटे, लेकिन हम आगे बढ़े तो वो भागे। चंद मिनट के अंदर तो वो सड़क पत्थरों से पट गई। सड़क पर छोटे बड़े पत्थरों का अंबार लग गया क्योंकि पत्थरबाजी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। दोनों तरफ से लगातार पत्थर चलते रहे। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को निशाना बनाकर पत्थर बरसाए और लाठियों से भी वार किए। कुछ देर में तो वहां हालत ऐसी हो गई कि एक आदमी रुकता तो दूसरा पत्थर चलाने लगता। इस दौरान वो सभी लोग गुस्से से आग बबूला नजर आए और एक दूसरे को निशाना बनाने पर आमादा दिखाई दिए। हालांकि उनके बीच ये झड़प क्यों हुई इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही ये बवाल बढ़ा फौरन वहां पुलिस भी पहुंच गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बावजूद वहां पत्थरबाजी नहीं रुकी। हाथों में डंडे लिए पुलिस वाले दोनों तरफ के लोगों से रुकने की अपील करते रहे, लेकिन भीड़ ने रुकने का नाम ही नहीं लिया।
जिसका असर ये हुआ कि पुलिस को आखिरकार वहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस के सख्ती दिखाते ही हंगामा कर रहे लोग तितर-बितर हो गए। बताया गया इस मारपीट में 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए पत्थरबाजी और बवाल करने के आरोप में 64 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सोशल मीडिया पर भगवान राम से जुड़ी एक विवादास्पद पोस्ट की वजह से बवाल हो गया। आरोप है कि वहां के दापोली में कुछ लोगों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी एक विवादास्पद पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद दापोली के कई हिंदू संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और हजारों लोगों की भीड़ विवादास्पद पोस्ट करने वाले उन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। इस दौरान जहां तक निगाह गई लोग ही लोग नजर आए और सबके सब जय श्री राम के नारे लगाते सुनाई पड़े। कुछ ही घंटों में यह बवाल ऐसा बढ़ा कि दापोली की सड़कों पर हुजूम इकट्ठा हो गया और सबकी मांग एक ही थी, और वो ये कि सोशल मीडिया पर राम के खिलाफ विवादास्पद पोस्ट करने वाले उस शख्स की गिरफ्तारी की जाए। अपनी इसी मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस थाने को घेर लिया और थाने के सामने जुटी गुस्से से तमतमाई भीड़ को देखकर पुलिस के अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन लोगों के तेवर देखकर यह लग रहा था कि वो किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे नहीं लेने वाले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब पुलिस ने उन्हें आश्वासन देकर वहां से हटाने की कोशिश की तो उनमें कुछ लोग तो सड़क पर ही बैठ गए। दापोली में मचे इस हंगामे के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान उनमें एक आरोपी ने जब माफी मांगने की कोशिश की तो भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया। उसके लिए माफी मांगता हूं, इसके बाद ये सब नहीं होगा। इस दौरान प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़ गए कि जब तक वो लड़का जय श्री राम नहीं बोलता उसे वहां से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि भीड़ के गुस्से को देखते हुए पुलिस वालों ने उस लड़के से पुलिस वैन के माइक पर ही जय श्री राम बुलवाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। उधर आम लोगों के लिए खुलते ही राम मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ आई। पहले ही दिन अयोध्या में लाखों लोगों ने दर्शन किए। दर्शन के लिए रात के 3 बजे से ही राम मंदिर के मेन गेट पर लंबी लाइन लग गई। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन आम लोगों के लिए राम मंदिर के कपाट सुबह 7 बजे खुले और रामलला के पहले दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आई। पहले ही दिन मंदिर में लाखों लोगों ने दर्शन किए। इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों को संभालने में प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सुबह सुबह ही सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। मंदिर के अंदर जाने की कोशिश में धक्का मुक्की भी हुई। समंदर की लहरों की तरह दिख रहे राम भक्त अंदर जाने की कोशिश करने लगे और पुलिस वाले उन्हें रोकने और समझाने में जुट गए। एक तस्वीर में दिखा कि भीड़ में फंसे एक शख्स को तो सुरक्षा कर्मी खुद बचाकर बाहर लाया। पानी है। मंदिर के चेकिंग सेंटर पर तो और ज्यादा भीड़ थी। वहां लोग पुलिस की बांधी रस्सी को पार करते हुए मंदिर के गेट की ओर बढ़े और पुलिस वालों ने रस्सी पकड़कर भीड़ को रोकने की कोशिश जारी रखी, लेकिन लोग ज्यादा थे और इसलिए मंदिर के मेन गेट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। पुलिस ने लोगों को समझाकर मेन गेट पर रोकना चाहा। हालात काबू में रखने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते भी बंद कर दिए, लेकिन श्रद्धालु अंदर जाने के लिए परेशान दिखे। इस चक्कर में उनकी और पुलिस वालों की धक्का मुक्की भी हो गई, क्योंकि श्रद्धालु बैरिकेड हटाकर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे। एक बैरिकेड तो उन्होंने गिरा भी डाला और जब तक पुलिस समझ पाती गिरते पड़ते लोग अंदर बढ़ गए। तस्वीरों में दिखा कि धक्का मुक्की के बीच एक महिला गिर गई। उसे पुलिस वाले जैसे तैसे संभाल कर ले आए। अब ठीक है आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। गिर गई थी वहाँ पे? हाँ मैं ठीक हूँ, अभी मैं ठीक हूँ। पुलिस वाले एक बच्ची को भी बचाकर लाते दिखाई दिए और उसे सुरक्षित स्थान पर बिठाया। पुलिस ने भीड़ को रोकते हुए बैरिकेड जैसे तैसे फिर से लगाया। लोगों को शांत न होता देख पुलिस अधिकारियों ने उनके आगे हाथ तक जोड़े और हालात नियंत्रण में करने के लिए कुछ घंटों के लिए मंदिर में एंट्री रोक दी गई। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर के आसपास 8000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। लोगों की भीड़ बढ़ती देखकर मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग के आसपास पुलिस वालों की संख्या भी बढ़ा दी गई और मंदिर के एंट्री गेट पर बैरिकेडिंग के एक तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आया और दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए पुलिस वाले तैनात हो गए। ये पुलिस वाले पूरी ताकत से बैरिकेड पकड़कर खड़े थे, क्योंकि जरा सी चूक होती तो सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ किसी सैलाब की तरह मंदिर में घुस जाती। इसीलिए मंदिर के गेट पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया। एडीजी पीयूष मोडिया ने खुद बैरिकेड पर चढ़कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये यहाँ पर एडीजी खुद पीयूष मोडिया पहुंचे हैं और ये लगातार अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं कि आप लोग शांति बना के रखिए।
दोपहर में मंदिर को कुछ घंटों के लिए बंद भी कर दिया गया। लोगों को समझाने के लिए मंदिर ट्रस्ट के लोग भी बाहर आ गए। और अयोध्या के कलेक्टर ने भी लोगों से अपील की कि वो संयम बरते। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो रामलला के दर्शन के लिए धीरे धीरे अयोध्या पहुंचे। आम लोगों के लिए मंदिर खुलने का पहला दिन था, इसलिए लोगों में भी उत्साह था। और इसीलिए पहले ही दिन लाखों लोगों ने रामलला के दर्शन किए। मंदिर में एंट्री के लिए सुबह सुबह जुटी भीड़ में एक छोटा बच्चा भी नजर आया। वो राम भक्तों को देखकर खुश हो गया और ताली बजाने लगा। मंदिर में दर्शन का पहला दिन था, इसलिए नियमों में कुछ ढील दी गई। बहुत रश है तो हम उनको रेगुलेटेड वे में होल्डिंग एरियाज बना के धीमे धीमे सबको दर्शन करा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत हम लोग रिस्ट्रिक्शन से नहीं लगा रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर रोजाना सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहेगा। इस बीच दोपहर 1 से 3 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। रामलला को रोजाना सुबह 4 बजे मंत्रों से जगाया जाएगा और सुबह 4:30 से 5 बजे तक आरती होगी। इसके अलावा श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे और शाम की आरती शाम 7:30 बजे होगी। हर आरती से पहले रामलला को भोग लगेगा। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में हुई पहली आरती की तस्वीरें आई। एक दिन पहले राम मंदिर में पीएम के हाथों रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और रामलला की सुंदर छवि सामने आई थी। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद सुबह सुबह उसी सुंदर छवि की आरती हुई। आरती से पहले शंख और घंटी बजाई गई और फिर रामलला की प्रतिमा के आगे लगा पर्दा हटा। फिर पुजारी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली आरती की। एक दिन पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्रधानमंत्री ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाते हुए रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। उधर प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की कुछ खास तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीरें शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 22 जनवरी का अद्भुत दिन हमारी यादों का हिस्सा बन गया। और ये लिखते हुए प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का एक वीडियो शेयर किया। आसमान से फूलों की बारिश होना, प्रधानमंत्री का पैदल मंदिर में एंट्री लेना और राम मंदिर बनने पर राम भक्तों की आंखों से आंसू छलकना। इस वीडियो में 22 जनवरी के हर खास पल को शामिल किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 500 साल पुराना सपना सच हुआ और मंदिर परिसर में मौजूद संत और दूसरे मेहमान झूम उठे। वीडियो में वो तस्वीरें भी नजर आईं। प्रधानमंत्री ने जब मंदिर में एंट्री ली थी तो पहली बार दुनिया ने अंदर से राम मंदिर की भव्यता देखी थी, क्योंकि प्राचीन नागर शैली से बने राम मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। वीडियो में वही बेशकीमती नक्काशी नजर आई। इस वीडियो में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा भी बारीकी से दिखाई गई। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो वीडियो शेयर किया उसमें रामलला की प्रतिमा में बनी कलाकृतियों पर फोकस किया गया और प्रतिमा में बनी हनुमान की कलाकृति और विष्णु के अलग अलग अवतार दिखाए गए। राम आ गए। वीडियो में प्रधानमंत्री का गर्भगृह में मुख्य यजमान के रूप में पूजा करना और मंदिर परिसर में हो रहे जश्न की झलकियां दिखाई गईं। सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत और टीवी शो रामायण में सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया की भावनाएं भी वीडियो का हिस्सा बनी। मंदिर के आंदोलन का हिस्सा रही साध्वी ऋतंभरा की आंखों से छलके आंसू भी नजर आए। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। करीब 3 मिनट के इस वीडियो में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उमड़ा हर भाव दिखा। इसे शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, 22 जनवरी का दिन हमारी यादों का हिस्सा बन चुका है। इस बीच अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों की मौजूदगी में रामलला के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन मंदिर में आम लोगों को दर्शन करवाने के लिए खुद स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद रहे और उनके साथ यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने भी रामलला के दर्शन में लोगों की मदद की। उत्तर प्रदेश के इन दोनों बड़े अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन में मदद की। भीड़ ज्यादा थी, इसलिए श्रद्धालुओं को ज्यादा समय रुकने नहीं दिया गया। पुलिस वालों ने ये बात नरमी से लोगों को समझाई। यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद तो लोगों को जय श्री राम बोलते हुए आगे बढ़ने के लिए कहते रहे। धक्का मुक्की ना हो और लोग रामलला के दर्शन करने का मौका न गंवा दें, इस बात का भी ख्याल रखा गया।
पुलिस कर्मियों के घेरे के बीच लोगों ने भी लाइन से रामलला के दर्शन किए और आगे बढ़ते गए। राम मंदिर पहली बार आम लोगों के लिए खुला और उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की भावना का ख्याल रखते हुए उनकी सुविधा का ख्याल रखा। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी। इसके लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर से अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों से भीड़ संभालने के इंतजामों पर चर्चा की और हेलीकॉप्टर से अयोध्या का निरीक्षण किया। ऊपर योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उड़ा और नीचे अयोध्या की सड़कों पर सुरक्षा बल ने फ्लैग मार्च निकाला। सारी हलचल राम मंदिर के आसपास हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर ने राम मंदिर के ऊपर कई बार चक्कर लगाया। हेलीकॉप्टर बहुत नीचे से उड़ा। इस हवाई सर्वेक्षण के दौरान मंदिर में भक्तों का आना जाना चलता रहा। पुलिस और बाकी सुरक्षा कर्मी भी सावधान नजर आए। ये सारी व्यवस्था इसलिए की गई ताकि भक्त राम मंदिर में दर्शन कर पाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हर इंतजाम पर नजर रखी। अयोध्या में यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और प्रमुख सचिव गृह भी पहुंच गए और अपनी देखरेख में श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करवाए। उधर अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में विराजे रामलला को पहनाए गए गहनों को लखनऊ के हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने तैयार किया। ये पता चला रामलला की प्रतिमा को 14 किलो सोने और 18,000 से ज्यादा हीरों से सजाया गया। एक रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और उसके बाद रामलला की पहली झलक सामने आई। श्री राम के बाल स्वरूप की इस प्रतिमा को देखने के बाद हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। सोने और हीरे के आभूषणों से प्रतिमा को इस तरह से सजाया गया कि लोग चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा सके। जानकारी के मुताबिक रामलला को पहनाए गए सारे गहने लखनऊ के हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने बनाए हैं। जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक रामलला का पूरा मुकुट शुद्ध सोने का है और उसमें हीरे, माणिक्य और पन्ने जड़े हैं। लगभग 14 किलो सोना लगा है। करीब अगर मेरी गिनती सही हो तो 18,500 हीरे लगे हैं। करीब 3,000 माणिक लगे हैं और 650 पन्ने भी लगे। बताया गया कि रामलला के लिए आभूषण डिजाइन करने के लिए 2 दिन का वक्त लगा। इसके बाद 70 कारीगरों ने दिन रात एक करके श्री राम के बाल स्वरूप के लिए दिव्य और अलौकिक आभूषण तैयार किए। मुकुट के अलावा कान के कुंडल, गले का हार, हाथों के लिए कंगन, कमरबंद और पैरों की पैजनियां समेत कई आभूषण बनाए गए। उधर असम के गुवाहाटी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पूरा बवाल तब हुआ जब राहुल गांधी अपने काफिले को गुवाहाटी शहर के बीच से ले जाने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसी बात से नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड ही उखाड़ दिए। वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के उग्र समर्थकों के सामने उनकी एक न चली। जो वीडियो सामने आया उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर लगाए गए बांस के बैरिकेड को हटाने में जुटे दिखे, जबकि पुलिस के कई जवान बैरिकेड को सड़क पर रखने की कोशिश करते हुए उन लोगों को पीछे धकेलते रहे। एक तरफ से प्रदर्शनकारियों ने बांस के बैरिकेड को उठा रखा था तो दूसरी तरफ से पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ रखा था। इसी वजह से बांस का एक बड़ा बैरिकेड हवा में झूलता रहा। इस घटना के दौरान वहां राहुल गांधी भी मौजूद रहे, जो एक बस की छत से इस पूरे बवाल को देखते रहे। इसी दौरान पुलिस ने हालात संभालने के लिए हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई और पुलिस की लाठी से बचने के लिए कई लोग जान बचाकर भागने लगे। कांग्रेस के कुछ समर्थक सड़क पर गिर गए, कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने पुलिस पर जानबूझकर उनकी यात्रा रोकने का आरोप लगाया और इसी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर के बीच से गुजरना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने वर्किंग डे यानी काम का दिन होने की वजह से यात्रा को शहर के अंदर से गुजरने की मंजूरी नहीं दी। पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि यात्रा शहर में गई तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसी वजह से प्रशासन ने रैली को नेशनल हाईवे से जाने का निर्देश दिया और गुवाहाटी शहर के अंदर जाने वाली सड़क पर बैरिकेड लगा दिए। इसी के बाद कांग्रेस के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को ही तोड़ दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनकी यात्रा को असम सरकार के इशारे पर जानबूझकर शहर के अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि हाल ही में बजरंग दल और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को शहर से गुजरने की इजाजत दी गई थी और इसी वजह से यह पूरा बवाल हुआ। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कानून नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने सड़क से सिर्फ पुलिस के बैरिकेड हटाए। इस हंगामे के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के निर्देश पर गुवाहाटी में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और आरोप लगाया कि उनके इशारे पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह पूरा बवाल किया। गुवाहाटी में हुई इस घटना के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के इस बवाल को नक्सली गतिविधि तक बता दिया। इस पूरे हंगामे के बाद हिमंत बिस्व शर्मा ने असम पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के लिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कांग्रेस के वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का भी उन्होंने आदेश दिया। इस घटना से पहले राहुल गांधी ने असम के जोरहाट में छात्रों को संबोधित कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य सरकार जानबूझकर उन्हें छात्रों से मिलने नहीं दे रही। इस बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम की हिमंत बिस्व शर्मा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एक रोज पहले असम के नगांव में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया गया था और उसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में असम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक रोज पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन राहुल गांधी अपने काफिले के साथ असम के नगांव पहुंचे थे। वो वहां शंकर देव मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर में अलाउ नहीं हमें। राहुल गांधी के लाख समझाने के बाद भी उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। वो बार बार पुलिस अधिकारियों से ये पूछते रहे कि आखिर किस वजह से उन्हें मंदिर जाने से रोका गया। मेरे आप मुझसे बात कीजिए, आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ने जा रहा हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ, मैंने क्या गलती की है? कांग्रेस का दावा है कि 11 जनवरी को राहुल गांधी को मंदिर आने का न्योता मिला था। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे मंदिर पहुंचने की बात भी तय हुई थी। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने का बहाना बनाकर पुलिस ने राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया। इसके बाद विरोध जताने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और राज्य की हिमंत बिस्व शर्मा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। असम के नगांव से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता वहां खड़े दिखाई दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद राहुल गांधी भी सड़क पर धरना देने बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस के समर्थक ताली बजाते हुए गीत गाकर राज्य सरकार का विरोध करते रहे। बाकी कोई भी जा सकता है, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते हैं। ये बड़ी अफसोसजनक बात है और चिंताजनक बात है। सड़क पर कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन से वहां जैम जैसे हालात बन गए। धरना खत्म करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने राहुल गांधी और दूसरे नेताओं को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वहां कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। इधर खबर है कि संसद की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को भी दे दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्रालय ने संसद के बजट सत्र की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के 140 जवानों की एक टीम की मंजूरी दी है। खबर है कि संसद परिसर में यह टीम दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की मदद करेगी। नए संसद भवन के अलावा पुराने संसद भवन की सुरक्षा भी उन्हीं के हवाले होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में घुसपैठ की घटना के बाद वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। विजय चौक से लाल किले तक हुई इस रिहर्सल में अर्धसैनिक बल के अलावा दिल्ली पुलिस के कई जवान भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुए इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की। उधर बिहार के अररिया में एक निजी बैंक में हुई 90 लाख रुपए की लूट की खबर से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। हेलमेट पहने हुए 3 बदमाश बैंक में घुसे और बंदूक दिखाकर उस बैंक में मौजूद लोगों को डराने लगे। बंदूक देखकर कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर दिए तो कुछ लोग जहां थे वहीं खड़े रह गए। इस दौरान उनमें एक बदमाश उस बैंक के कैशियर के पास गया और उसका फोन उठा लिया। इसके बाद उन बदमाशों ने बंदूक की नोक पर वहां मौजूद सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और उस बैंक के एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस बैंक से 90 लाख रुपए की लूट की और फिर खुद पुलिस को फोन कर इस लूट के बारे में बता दिया। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची वो दोनों बदमाश वहां से भाग निकले। आरोप है कि इस लूट के दौरान उन बदमाशों ने कैशियर के पैर पर 2 बार गोली भी चलाई थी और जाने से पहले लुटेरे बैंक के कर्मचारियों और बैंक में आए ग्राहकों को लॉकर में कैद करके चले गए। यानी बैंक के जिस लॉकर में कैश रखा जाता है उसी लॉकर को बैंक के कर्मचारियों के लिए जेल बना दिया गया, जिसे देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस की टीम जब बैंक में पहुंची तो लॉकर में मौजूद लोगों को देखकर हैरान रह गई।
छोटे से लॉकर में दर्जनों लोग कैद थे। फौरन ताला खोलकर लोगों को बाहर निकाला गया। बैंक के ग्राहकों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। कई महिलाएं तो बच्चों को साथ लेकर पहुंची थी, लेकिन उनकी तकलीफ खत्म नहीं हुई, बल्कि पुलिस अधिकारियों ने जांच करने के लिए सभी लोगों को फर्श पर बैठा दिया। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की जांच करने के साथ ही बैंक में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। काफी देर तक पुलिस के अफसर बैंक के चप्पे चप्पे की तलाशी लेते रहे, लेकिन दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट की घटना ने पुलिस के होश उड़ा दिए। फौरन अररिया के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी बैंक में पहुंच गए और जांच तेज कर दी। अररिया के एसपी ने फौरन जिले की एक क्विक रिस्पांस टीम और 2 पेट्रोलिंग टीमों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किए गए पुलिस वालों पर घटना के वक्त लापरवाही बरतने का आरोप लगा, जबकि घटना की जांच के लिए फौरन एक एसआईटी का गठन कर दिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक भले ही सीसीटीवी वीडियो में 2 हेलमेट पहने लुटेरे दिख रहे हों, लेकिन लूट को अंजाम देने वालों में कुल 6 लोग शामिल थे। लेकिन अब तक सीसीटीवी वीडियो होने के बावजूद अररिया पुलिस लुटेरों का चेहरा पता नहीं लगा पाई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस बैंक के किसी कर्मचारी की मिलीभगत की थ्योरी पर भी काम कर रही है। इधर प्रधानमंत्री ने राम मंदिर समारोह की कुछ तस्वीरें साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह की कई तस्वीरें शेयर की। उन्होंने राम मंदिर के बाहर और गर्भगृह की भी तस्वीरें पोस्ट की। प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी के समारोह को कभी न भूलने वाला दिन बताया। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई 29 जनवरी को होगी। अदालत ने पिछली सुनवाई में शाही ईदगाह के सर्वे पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय ने दुकानों से सीलिंग हटाने को लेकर एमसीडी के कमिश्नर को एक खत लिखा। उन्होंने जल्द से जल्द दुकानों से सीलिंग हटाने का निर्देश दिया। 2017 से दिल्ली के 9 अलग अलग बाजारों की करीब 180 दुकानें सील हैं। उधर मध्य प्रदेश के उमरिया में 2 लड़कों को सरेआम सड़क पर पिटवाने के आरोप में एक एसडीएम को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि एसडीएम ने महज इतनी सी बात पर उन 2 लड़कों को पिटवा दिया क्योंकि उन्होंने एसडीएम की गाड़ी को ओवरटेक किया था, और ऐसा करते ही एसडीएम की गाड़ी ने आगे निकलकर उन्हें रोक लिया। आरोप है कि इसके बाद उन दोनों लड़कों की पिटाई शुरू कर दी गई। इस घटना के वायरल हुए वीडियो में एक आदमी उन लड़कों की गाड़ी पर डंडे बरसाता नजर आया, जबकि दूसरा आदमी वहां मौजूद एक लड़के को पीटता दिखाई दिया। इस दौरान वहां खड़े बाकी 2 लोग उस लड़के को धमकाते दिखे। वहां जो दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसके शीशे पर लाल रंग से एसडीएम लिखा दिखाई दिया। आरोप है कि एसडीएम की गाड़ी को ओवरटेक करने की वजह से वो भड़क गए और इसी वजह से उन्होंने बीच सड़क पर दोनों लड़कों की पिटाई करवा दी। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी के सभी शीशों को भी तोड़ दिया गया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद आरोपी एसडीएम को निलंबित कर दिया गया। इधर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में माहौल एक बार फिर गर्मा गया। आरक्षण की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग महाराष्ट्र के जालना से मुंबई के लिए निकल पड़े और ऐसा लगा मानो जालना की सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। इस विरोध यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में केसरिया झंडा दिखाई दिया। झंडे को लहराते हुए ये लोग लगातार नारेबाजी करते नजर आए, जबकि कुछ लोग हाथों में मराठा आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा पोस्टर लेकर चलते दिखाई दिए, जिस पर छत्रपति शिवाजी के साथ मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाने वाले मनोज जरांगे पाटिल की तस्वीर बनाई गई थी। 20 जनवरी से जालना से मराठा आरक्षण की मांग वाली इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और 26 जनवरी तक इसके मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान जालना से मुंबई के बीच की 407 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य है। यात्रा में शामिल लोगों की मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए। इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को भी मनोज जरांगे पाटिल ने जालना में भूख हड़ताल की थी। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के समर्थन में निकाली गई एक रैली में उनके समर्थक शेर और बाघ लेकर पहुंच गए। ये कोई खिलौने नहीं थे बल्कि असली बाघ पिंजरे में बंद कर वहां लाया गया। पाकिस्तान में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन का चुनाव चिन्ह शेर है। और माना जा रहा है कि इसी बात को दिखाने के लिए उनके समर्थक वहां असली बाघ लेकर पहुंच गए। मतलब बीच सड़क पर छोटे से पिंजरे में बाघ को लाया गया और उसके जरिए नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन का प्रचार किया गया। इस दौरान एक आदमी तो बाघ के पिंजरे में हाथ डालकर उसे पुचकारता भी दिखा। जख्मी हुआ थोड़ा सा। हालांकि ये इकलौता कारनामा नहीं था। लाहौर में ही हुई एक दूसरी रैली के दौरान नवाज शरीफ के समर्थकों ने बीच सड़क पर आतिशबाजी कर दी। नवाज शरीफ के समर्थकों ने जो पटाखे जलाए उनके टुकड़े हवा में गोलियों की तरह उड़ने लगे। वो किसी की आंख में लगे तो किसी के कान में घुस गए। हालांकि जैसे ही इसकी खबर नवाज शरीफ को लगी वो बौखला गए। इसके बाद उन्होंने फौरन अपने समर्थकों से इस तरह के चुनाव प्रचार को रोकने की अपील कर डाली और उस बाघ को पास के चिड़ियाघर में भिजवा दिया।
उधर प्रधानमंत्री ने अयोध्या में अपने अनुभवों को राष्ट्रपति से साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भेजे गए खत का जवाब दिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि वो एक अयोध्या को अपने मन में भी लेकर लौटे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने उन्हें खत भेजकर राम मंदिर समारोह की बधाई दी थी। एक्टर अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में हुए भव्य समारोह की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उनमें एक तस्वीर में अमिताभ बच्चन रामलला की मूर्ति के सामने खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए राम के जयकारे भी लगाए। अयोध्या में हुए भव्य समारोह के बाद पाकिस्तान ने एक बयान जारी कर अपनी बौखलाहट जाहिर की। उसने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और साथ ही इसे चुनावी अभियान से भी जोड़ने की कोशिश की। इधर देश भर में अचानक दिल का दौरा पड़ने की बढ़ रही घटनाओं के बीच हरियाणा के भिवानी से भी दिल दहला देने वाली एक खबर आई। वहां रामलीला में हनुमान का किरदार निभा रहे एक आदमी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो मंच पर ही गिर गए। काफी देर तक वो मंच पर ऐसे ही लेटे रहे, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, क्योंकि जिस वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया वो रामलीला में हनुमान का किरदार निभा रहे थे और रामलीला के एक सीन के दौरान वो राम के चरणों में झुक गए थे। लेकिन जैसे ही वो झुके उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं गिर गए। इस दौरान मंच पर मौजूद सभी लोगों को लगा कि वो भक्ति में लीन हो गए, लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं उठे तो लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की। जैसे गाना खत्म हुआ ये भक्ति में पैरों में गिर गए। हमें लगा कि भक्ति में लीन है। 2-4 मिनट उठाते रहे, उठे नहीं है। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई। बताया गया कि वो पिछले 25 साल से हनुमान का किरदार निभा रहे थे, इसलिए जब वो फिर से खड़े नहीं हुए तो लोगों को लगा कि वो राम भक्ति में लीन हो गए। और ऐसा ही डरा देने वाला एक मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा से भी सामने आया। वहां गाड़ी धोते धोते एक आदमी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वो सीधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। बताया गया कि रोज की तरह वो आदमी पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी को धो रहा था। इसी दौरान जब वो उस गाड़ी के बोनेट को धोने के लिए आगे झुका तो उसे दिल का दौरा पड़ गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर तक वो वहीं पड़ा रहा। इसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। वह गाड़ी धो रहे थे और ठंड ज्यादा होने के कारण इन्हें चक्कर आया और ये गिर पड़े। बताया गया कि कड़ाके की ठंड की वजह से उस आदमी को गाड़ी धोते हुए अचानक सीने में दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। उधर राजस्थान के अलवर जिले में अतिक्रमण की वजह से बुजुर्ग की मौत के बाद बुलडोजर एक्शन लिया गया। उनको दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन जैम की वजह से अस्पताल से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही उनका निधन हो गया, क्योंकि वो समय पर अस्पताल पहुंच ही नहीं सके। एक रोज पहले उनको दिल का दौरा पड़ा तो परिवार के लोग उन्हें एक गाड़ी में लादकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन हरसोरा रोड पर लगे जैम की वजह से उनकी गाड़ी फंस गई। इसके बाद परिवार के लोगों ने एक खाट पर बुजुर्ग को लादा और अस्पताल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन ट्रैफिक जैम इतना भयानक था कि उन्हें खाट पर लादकर भी अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और उनकी जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन एक्शन में आ गया। जिस सड़क जैम की वजह से बुजुर्ग की जान गई वहां बुलडोजर गरजने लगा। कुछ ही घंटों में बुलडोजर ने अतिक्रमण को पूरी तरह साफ कर दिया। बाजार में बुलडोजर एक्शन की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि भारी संख्या में पुलिस वाले पहले से ही वहां मौजूद थे। जैम में फंसने से बुजुर्ग की मौत पर बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे राजस्थान में होने लगी। उधर विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर राहुल ने बड़ा बयान दे दिया। विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे के मुद्दे पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बिना ही विपक्षी गठबंधन लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। What happens after the election, India will discuss and decide. हरियाणा में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी। नए फैसले के तहत सभी स्कूलों में पहले से लेकर 5वीं क्लास 27 जनवरी तक बंद रहेंगी। लखनऊ में सुबह उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर 2 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाएगा। इसके लिए चंद्रयान 3 मिशन की डायरेक्टर रही लखनऊ की ऋतु करिदल श्रीवास्तव और कानपुर के कारोबारी नवीन तिवारी को चुना गया है। इधर जयपुर में प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां तेज हो गई। 25 जनवरी को जयपुर में दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जयपुर के पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ सीएम हवा महल इलाके का दौरा करते नजर आए। इस दौरान उन्हें देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। जयपुर के प्रमुख पर्यटन केंद्र है, वहां पर एक दौरा करेंगे।
और उसमें से एक हवा महल भी है। 25 जनवरी को होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री के साथ मैक्रों हवा महल, आमेर का किला और सिटी पैलेस का दौरा करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता खत्म होने के बाद रामबाग पैलेस में डिनर करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे रूट पर किए जा रहे इंतजामों की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इधर राजस्थान के डूंगरपुर में एक राम मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान हनुमान की एक मूर्ति मिली। पुलिस के मुताबिक वहां एक लड़के को यह सपना आया था कि उस राम मंदिर में हनुमान की एक मूर्ति दबी हुई है और इसके बाद उस लड़के की बताई जगह पर प्रशासन की मौजूदगी में खुदाई करवाई गई और फिर जैसा उसने अपने सपने में देखने का दावा किया था ठीक वैसा ही हुआ। वहां से भगवान हनुमान की एक मूर्ति निकल आई। इसके बाद तो वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग इसे चमत्कार बताते हुए वहां पूजा करने लगे। पुलिस ने बताया कि वहां उस लड़के ने दावा किया कि उसके सपने में राम आए थे और उन्होंने मंदिर परिसर में बजरंग बली की मूर्ति होने की बात उसे बताई। इसके बाद जब प्रशासन ने उस मंदिर परिसर में खुदाई की तो उन्हें हनुमान की मूर्ति मिली। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने नारे लगाए। इसके बाद उस मूर्ति को उसी परिसर में मौजूद राम मंदिर में रख दिया गया। उसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। उधर गाजा में लड़ रही इजराइल की फौज को हमास ने अब तक की सबसे बड़ी चोट दे डाली। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने एक झटके में इजराइल के 21 सैनिकों को मार गिराया और खुद इजराइल ने भी इस हमले की पुष्टि की। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हमास के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यह हमला उस वक्त किया गया जब इजराइल के वो सैनिक गाजा में एक इमारत को उड़ाने के लिए उसमें बम लगा रहे थे। दावा किया गया कि इसी दौरान वहां हमास के लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर की मदद से जोरदार धमाका कर दिया, जिसकी वजह से वो इमारत इजरायली सैनिकों के ऊपर ही गिर गई और इमारत के नीचे दबने से 21 सैनिकों की मौत हो गई। इजराइल की मीडिया के मुताबिक गाजा पर हुए हमले के बाद इजराइल की फौज को एक दिन में ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ और इसके साथ ही हमास के हमलों में जान गंवाने वाले इजरायली सैनिकों का आंकड़ा 550 को पार कर गया। लेकिन इस झटके के बाद भी इजराइल के तेवर ढीले नहीं पड़े। 21 सैनिकों की मौत के बाद तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने गाजा में हमास के खिलाफ जारी हमलों को और तेज करने का आदेश दे दिया और इसके बाद तो इजराइल की फौज ने गाजा के कई इलाकों पर एक साथ कहर ढा दिया। भयंकर धमाकों ने लोगों को खौफ से भर दिया। गाजा के खान यूनिस इलाके से आई तस्वीरों में दिखा कि एयर स्ट्राइक के बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने उत्तरी गाजा के जबालिया से लेकर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके तक जोरदार हमले किए। इजराइल ने इन हमलों में हमास के दर्जनों ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया, लेकिन गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर इजराइल पर आम लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इजरायली हमलों के दौरान एक दिन में 170 से ज्यादा बेकसूर लोगों की मौत हो गई। इधर जेपी नड्डा ने गुजरात में बड़ी जीत का दावा कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी के चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी गुजरात में क्लीन स्वीप करेगी। 2024 में भी गुजरात की जनता 26 आउट ऑफ 26 सीटों में विजयश्री हासिल कराएगी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के करीबी रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराई को सीबीआई ने तलब किया। जांच एजेंसी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए उन्हें गुरुवार को बुलाया। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उधर बड़ी खबर आई चीन में आए विनाशकारी भूकंप से जुड़ी। वहां के शिनजियांग प्रांत में आए भूकंप ने हाहाकार मचा दिया। चीन में आए इस भयानक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शिनजियांग में धरती के कांपने की वजह से देखते ही देखते 120 इमारतें धूल में मिल गईं और खबर है कि उस जलजले में शिनजियांग में सैकड़ों लोग घायल हो गए, क्योंकि भूकंप में जमींदोज हो चुके मकानों में बड़ी संख्या में लोग दब गए। हालांकि उन लोगों को मलबे से निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन 7.1 तीव्रता वाले जलजले से पूरा चीन दहल गया। चीन के शिनजियांग प्रांत से कुदरत के कहर की कुछ खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई।
भूकंप की वजह से एक मकान में रखे एक्वेरियम का पानी बुरी तरह हिलोरे मारता दिखा। ऐसा लगा मानो हिलते हुए एक्वेरियम का पूरा पानी उसमें रखी रंग बिरंगी मछलियों के साथ एक ही झटके में फर्श पर आ जाएगा। भूकंप की वजह से एक मकान में लगी लाइटें और झूमर भी बुरी तरह हिलते दिखाई दिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस जोरदार भूकंप का केंद्र चीन के शिनजियांग प्रांत में जमीन से 22 किलोमीटर नीचे था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 रिकॉर्ड की गई। और इस जलजले का असर दुनिया के कई देशों में महसूस किया गया, क्योंकि चीन में धरती के हिलने के साथ ही दुनिया भर के कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रॉयटर्स के मुताबिक भूकंप की वजह से शिनजियांग प्रांत में 120 घर पूरी तरह तबाह हो गए। यानी चंद सेकंड में ही कुदरत के कहर से वहां लोग कांप गए। 35 दिनों के अंदर चीन में भूकंप का यह दूसरा बड़ा झटका था। पिछले साल दिसंबर महीने में भी वहां तबाही मचाने वाला जलजला आया था, जिसकी वजह से गांशू और शिंघाई प्रांत में कोहराम मच गया था। लेकिन इस बार धरती चीन के शिनजियांग में हिली। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भूकंप की वजह से इस पहाड़ी इलाके में जमीन भी खिसक गई और वहां बने मकान कागज के पत्तों की तरह जमींदोज हो गए। भूकंप की वजह से शिनजियांग में रेल सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हुई, क्योंकि जमीन खिसकने की वजह से कई जगह रेल पटरियों को नुकसान हो गया। इसके बाद वहां के रेलवे विभाग ने 27 ट्रेनों को तुरंत रोक दिया, क्योंकि कमजोर हो चुकी पटरियों पर ट्रेनों के दौड़ने से बड़ा हादसा हो सकता था। शिनजियांग प्रांत से सामने आए एक वीडियो में वहां के रेलवे विभाग के कर्मचारी रेल पटरियों की मरम्मत करते दिखाई दिए। रेस्क्यू टीम के कुछ सदस्य एक पिलर में आई दरार की जांच करते नजर आए। भूकंप ने रेल की रफ्तार पर ब्रेक तो लगाई ही, सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियों को भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया और उनमें बैठे लोग उतरकर सुरक्षित जगह जाते दिखे। भूकंप की वजह से कुछ पल के लिए मानो वहां सब कुछ थम सा गया, क्योंकि चीन के शिनजियांग में कुदरत ने डबल अटैक किया। भयानक बर्फबारी और कड़कड़ाती ठंड का सामना कर रहे इस इलाके में आए भूकंप ने मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी। हालांकि बिना वक्त गंवाए वहां की रेस्क्यू टीम ने घरों का मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि इस बात की आशंका थी कि कई लोग उन मकानों के मलबे में दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम ने एक मकान के मलबे से एक बच्ची को निकाला और गाड़ी में बैठाया और रेस्क्यू टीम ने मकान के मलबे से घायल कई दूसरे लोगों को भी निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मलबा जल्दी से जल्दी हटा लिया जाए, इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई। हर गुजरते वक्त के साथ राहत और बचाव के काम में जुटी टीम की सांसें फूल रही थी, क्योंकि मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए वक्त बेहद कम बचा था। मकान का भारी भरकम मलबा, ऊपर से हड्डियां जमा देने वाली ठंड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कई गुना मुश्किल हो गया, क्योंकि राहत बचाव में जुटे टीम के सदस्यों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मलबा हटाते दिखे। चीन के शिनजियांग में इन दिनों भयानक सर्दी पड़ रही है। वहां बीते कई दिन से बर्फबारी ने कहर बरपा रखा है और दक्षिणी शिनजियांग के जिस हिस्से में भूकंप आया वहां पारा माइनस में चल रहा है, जिसका मतलब यह कि आने वाले दिनों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां भारी मुश्किल हो सकती है। चीन के शिनजियांग प्रांत में भूकंप ने लोगों को दहला दिया तो वहां के यूनान प्रांत में पहाड़ का एक हिस्सा खिसक जाने से तबाही आ गई, क्योंकि यूनान प्रांत में पहाड़ का वो हिस्सा खिसककर नीचे बसे गांव पर आ गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। जिस गांव पर कुदरत ने कहर बरपाया, वहां के लोगों के मुताबिक पहाड़ से मलबा ऐसे नीचे आया मानो वहां बहुत ताकतवर धमाका हो गया हो। पहाड़ से लाखों टन मिट्टी और बर्फ एक झटके में नीचे आई। मकानों पर मलबा आने की वजह से वहां मिट्टी का अंबार लग गया। प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक टीम वहां पहुंच गई। राहत बचाव के काम में जुटे सदस्य हाथों से और मशीनों के जरिए मलबा हटाते दिखे। चीन के यूनान प्रांत में भी इस वक्त भयानक बर्फबारी हो रही है। पहाड़ बर्फ से लदे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमी नजर आई। इधर महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान परिसर में लगे एक बैनर पर बवाल हो गया। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान परिसर में एक विवादास्पद बैनर लगाए जाने पर हंगामा हो गया। आरोप है कि इस बैनर को लेकर कुछ छात्रों के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि बाद में पुलिस ने उस बैनर को वहां से हटा दिया। साथ ही परिसर में कई जवानों की भी तैनाती कर दी गई। राहुल गांधी ने अयोध्या में हुए कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को राम मंदिर के बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कोई फायदा नहीं होगा। लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है।
उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका खारिज कर दी। आजम खान ने 2 साल की सजा के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी। यह मामला 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा है। उधर पटना में स्थायी करने की मांग को लेकर ग्रामीण चिकित्सक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए, लेकिन वहां बड़ी संख्या में तैनात पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण चिकित्सकों को रोक दिया और पुलिस कर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए जाने से पहले ही उन्हें खदेड़ दिया। इसके लिए पुलिस के जवान उन ग्रामीण चिकित्सकों के पीछे डंडे लेकर दौड़ते नजर आए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारी और भड़क गए। इसके बाद तो कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों से भिड़ गए और उनमें झड़प हो गई। हंगामा कर रहे ग्रामीण चिकित्सकों को काबू करने के लिए पुलिस के जवानों ने उन पर डंडे बरसा दिए। जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है, तब तक इनका इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रामीण चिकित्सक बिहार सरकार के खिलाफ कई महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरी करे, नहीं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। ग्रामीण चिकित्सकों ने आरोप लगाया कि वो पिछले 5 साल से सरकार से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। बताया गया कि कुछ साल पहले तक ये प्रदर्शनकारी बिना किसी डिग्री के गांवों में लोगों का इलाज कर रहे थे, लेकिन कोरोना के समय बिहार सरकार ने उन्हें मेडिकल ट्रेनिंग दी और स्थायी नौकरी देने का भी वादा किया था। इस बीच राजस्थान के अजमेर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शहर की एक बिल्डिंग में आग लग गई, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब पता चला कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें सदगुरु लिटिल स्टार नाम का प्ले स्कूल भी है और वहां कई बच्चे मौजूद हैं। इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि इमारत में लगी आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया। हालांकि वक्त रहते प्ले स्कूल से सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ऊपरी मंजिल पर बने एक कॉल सेंटर में काम करने वाले करीब 100 लोग बिल्डिंग में फंस गए। इसके बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें सीढ़ियों की मदद से इमारत में फंसे कर्मचारियों को कई लोग निकालने की कोशिश करते नजर आए। लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें, इसके लिए कई जगहों पर बिल्डिंग के कांच तोड़ दिए गए। कांच टूटने के बाद वहां से काले धुएं का गुबार निकलने लगा और उसी जगह से जान बचाने के लिए कुछ लोग सीढ़ियों से उतरते भी रहे। मेन लाइनिंग है हमारी, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से ये आग लगी। बिल्डिंग में आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां वहां पहुंच गईं और फिर 1 घंटे में वहां लगी आग को बुझा लिया गया। उधर ममता बनर्जी के एक बयान के बाद विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ने की खबरों पर राहुल गांधी ने सफाई दी। कुछ रोज पहले कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं के बीच हुई एक बैठक के बाद ममता बनर्जी ने लेफ्ट पर हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन के एजेंडे को लेफ्ट पार्टियां कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। उसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। उनके इस बयान के बाद राहुल गांधी ने सफाई दी। कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है, these are natural things, these are not things that are going to disrupt anything। राहुल ने उम्मीद जताई कि सीटों के बंटवारे पर बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। उधर राजस्थान के एक मंत्री ने मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान से जुड़ा बड़ा संकल्प ले लिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संकल्प लिया कि जब तक मथुरा में कृष्ण के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर नहीं बन जाता, तब तक वो दिन में एक ही समय भोजन करेंगे। इससे पहले उन्होंने 1990 में राम मंदिर को लेकर संकल्प लिया था। तब उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन जाता, तब तक वो माला नहीं पहनेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। वो रामलला के दर्शन करने के लिए सुबह अयोध्या जाने वाले थे। भुवनेश्वर एम्स ने इमरजेंसी में दवाइयां पहुंचाने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण किया। बताया गया कि इस ड्रोन का इस्तेमाल चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान मरीजों तक दवाइयां पहुंचाने के लिए किया जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जिला विकास परिषद के सदस्य का आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो गया। वहां इस झगड़े से पहले जिला विकास परिषद के सदस्य जिब्रान डार नाम के उस कार्यकर्ता से बहस करते नजर आए, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि जिला विकास परिषद के सदस्य मोहम्मद अशरफ ने उस कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया और उस पर बदतमीजी करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद तो वो कार्यकर्ता भड़क गया और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही वहां हंगामा हो गया। इस बीच उसने पुलिस के जवानों से मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार करने की मांग कर दी। गांदरबल में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जिला विकास परिषद के सदस्य मोहम्मद अशरफ और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिब्रान डार को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन मैच के दौरान ही उनके बीच बहस छिड़ गई।
क्योंकि जिला विकास परिषद के सदस्य मोहम्मद अशरफ ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिब्रान डार पर वोटिंग के लिए बच्चों को उकसाने का आरोप लगा दिया और इसी बात पर दोनों आपस में भिड़ गए और कुछ ही देर में वो लोग एक दूसरे को धमकाते नजर आए। बहस होती देख मैदान में मौजूद बाकी लोग और पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए। इस बीच हंगामा और तेज हो गया। आरोप लगा कि आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता वहां खेल में शामिल बच्चों से राजनीति की बात कर रहा था। आप इनको इस चीज पे मत उकसाइए वोटिंग के लिए। वहीं बहस के बीच खुद पर लगाए जा रहे आरोपों से वो कार्यकर्ता आग बबूला हो गया। गाँव वाले यहाँ पे डोंट ट्राई टू एलिगेट दिस। लेकिन जिला विकास परिषद के सदस्य का गुस्सा फूटा और उन्होंने उस कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और काफी देर तक बहस चलती रही। उस कार्यकर्ता ने तो जिला विकास परिषद के सदस्य पर हत्या की कोशिश करने तक का आरोप लगा दिया। उधर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 3 मंजिला एक इमारत गिरने से वहां दहशत फैल गई। उस हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, क्योंकि कुछ ही सेकंड में वो इमारत भर भरा कर ढह गई। इसके बाद जिस किसी ने भी इस घटना को देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की जो भयानक तस्वीरें सामने आई, उनमें उस इमारत का कुछ हिस्सा धीरे धीरे गिरता दिखा। इससे वहां मौजूद लोग डर गए और जान बचाने के लिए उस जगह से दूर हट गए, क्योंकि उनको यह एहसास हो गया था कि वो इमारत ढहने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो इमारत चंद सेकंड में देखते ही देखते पूरी तरह ढह गई। इसके बाद उसका मलबा सड़क पर आ गिरा और इस वजह से उस रास्ते को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। बताया गया कि उस इमारत के बगल से एक नहर बहती है और इसकी वजह से उस इमारत की नींव कमजोर हो गई थी। इसी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि इमारत के ढहने से पहले ही उसे खाली करवा लिया गया था, इसलिए किसी तरह का कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। इधर हेमंत सोरेन से ईडी की टीम एक बार फिर पूछताछ करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर नोटिस भेजा। जांच एजेंसी ने उन्हें 27 से 31 जनवरी के बीच किसी भी दिन पूछताछ के लिए बुलाया। हेमंत सोरेन को इस बार रांची में ईडी के दफ्तर में पेश होने का निर्देश दिया गया, जबकि इससे पहले 20 जनवरी को जांच एजेंसी ने उनके घर में उनसे पूछताछ की थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने किसी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। ये ड्रिल करीब आधे घंटे तक चली। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रोजाना हजारों की संख्या में यात्री महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित 19 बच्चों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक दिन पहले इन बच्चों को इस अवार्ड से सम्मानित किया था। इन बच्चों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का भी मौका मिलेगा। उधर मध्य प्रदेश के अमरकंटक के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुट आपस में उलझ गए। जानकारी के मुताबिक जिन लड़कों के बीच लड़ाई हुई वो सभी बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के सदस्य हैं। दावा किया गया कि उनके बीच पदों के बंटवारे को लेकर झड़प हुई और इस दौरान वहां जबरदस्त लात घूंसे चले। वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े नजर आए। ऐसा लगा जैसे उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी और फिर अचानक उनमें 2 लड़कों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। इसके बाद तो 2 लड़कों की मारपीट पलक झपकते ही 2 गुटों की मारपीट में बदल गई। जिसके हाथ जो लगा वो उसी से दूसरे को मारने लगा। किसी ने घूंसे मारे तो कोई लात चलाता दिखा। इस दौरान एक लड़का लोहे की रॉड उठा लाया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद बड़ी खबर आई मुंबई के पास मीरा रोड इलाके से। वहां एक दिन पहले उपद्रव मचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया गया। महाराष्ट्र प्रशासन के आदेश पर उन आरोपियों की दुकानों और घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। आरोप है कि इन लोगों ने एक दिन पहले मीरा रोड इलाके में जमकर उत्पात मचाया था और इसी के बाद प्रशासन ने उन आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया। वहां एक दिन पहले उत्पात मचाने वाले लोगों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर गरजा और तब तक गरजा जब तक वो दुकानें मिट्टी में नहीं मिल गईं, क्योंकि वहां एक दिन पहले कुछ लोगों पर उपद्रव करने के आरोप लगे थे और 24 घंटे पूरे होते ही उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल गया। इस कार्रवाई के लिए जैसे ही खुदाई करने वाली एक मशीन वहां पहुंची, लोग हैरत में पड़ गए और जब तक कोई कुछ समझ पाता उस मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले ही झटके में एक दुकान का शेड पूरी तरह चरमरा गया। इसके बाद तो उससे लगी बाकी दुकानें भी ताश के पत्तों की तरह तबाह होती दिखी। ये कार्रवाई एक दिन पहले हुए बवाल के बाद की गई। आरोप है कि जिन लोगों की दुकानों और घरों पर बुलडोजर चला, उन्होंने एक दिन पहले अलग अलग इलाकों में लोगों और पुलिस वालों को निशाना बनाया था।
और इसी के बाद वहां तनाव चरम पर है। वहां मचे बवाल के बाद सुबह पुलिस के साथ सुरक्षा बल की टीम तैनात कर दी गई। वहां सीआरपीएफ की एक टीम इलाके की अलग अलग सड़कों पर गश्त करती नजर आई, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। इस दौरान वहां मौजूद जवानों के हाथ में डंडे तो दिखे ही, इसके साथ मजबूत शील्ड भी नजर आई। इन शील्डों का इस्तेमाल जवान पत्थरबाजी से बचने के लिए करते हैं। इसके अलावा उनके हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली गन भी दिखाई दी। महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दौरान कुछ जवानों के हाथों में बंदूकें भी नजर आईं। इसके लिए पहले तमाम जवानों को एक कतार में खड़ा किया गया और फिर उन्होंने पूरे इलाके में गश्त की। इस मार्च के जरिए पुलिस और सुरक्षा बल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर किसी ने अब मीरा रोड इलाके में हंगामा करने की कोशिश की तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि एक दिन पहले वहां जो बवाल हुआ था उससे पूरे देश में कोहराम मच गया। वहां कुछ उपद्रवियों ने उन गाड़ियों को निशाना बनाया था जिन पर भगवा झंडे लगे हुए थे। आरोप है कि वो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से नाराज थे और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने रविवार की रात को भगवा झंडे लगी गाड़ियों में बुरी तरह तोड़फोड़ की थी। एक कार पर तो वो भीड़ इस तरह टूटी थी कि उसका हर एक शीशा चूर चूर कर दिया था। इस दौरान कई लोगों से मारपीट की बात भी सामने आई। हालत किया देखो, सब कांच तोड़ दिया पूरा। हैरत की बात तो ये रही कि जब इस बवाल को शांत कराने के लिए वहां पुलिस पहुंची थी तो उस पर भी जोरदार पत्थरबाजी की गई थी। इसी घटना के बाद मुंबई के पास मौजूद मीरा रोड इलाके में तनाव अपने चरम पर है। हालांकि इस मामले में कल ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भरोसा भी दिया था कि महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में दो पक्षों के बीच हुई मामूली झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। बताया गया कि वहां दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई जो देखते ही देखते बड़े हंगामे में बदल गई और फिर इस हंगामे को झड़प में बदलने में देर नहीं लगी। इसके बाद तो दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। मोबाइल निकालो। कभी एक तरफ से लोग हावी होते दिखे तो कभी दूसरी तरफ से पत्थरबाजी तेज होती नजर आई। दोनों ही तरफ के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे और हमने आपके बोले थे पीछे हटे, लेकिन हम आगे बढ़े तो वो भागे। चंद मिनट के अंदर तो वो सड़क पत्थरों से पट गई। सड़क पर छोटे बड़े पत्थरों का अंबार लग गया क्योंकि पत्थरबाजी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। दोनों तरफ से लगातार पत्थर चलते रहे। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को निशाना बनाकर पत्थर बरसाए और लाठियों से भी वार किए। कुछ देर में तो वहां हालत ऐसी हो गई कि एक आदमी रुकता तो दूसरा पत्थर चलाने लगता। इस दौरान वो सभी लोग गुस्से से आग बबूला नजर आए और एक दूसरे को निशाना बनाने पर आमादा दिखाई दिए। हालांकि उनके बीच ये झड़प क्यों हुई इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही ये बवाल बढ़ा फौरन वहां पुलिस भी पहुंच गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बावजूद वहां पत्थरबाजी नहीं रुकी। हाथों में डंडे लिए पुलिस वाले दोनों तरफ के लोगों से रुकने की अपील करते रहे, लेकिन भीड़ ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसका असर यह हुआ कि पुलिस को आखिरकार वहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस के सख्ती दिखाते ही हंगामा कर रहे लोग तितर बितर हो गए। बताया गया इस मारपीट में 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए पत्थरबाजी और बवाल करने के आरोप में 64 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सोशल मीडिया पर भगवान राम से जुड़ी एक विवादास्पद पोस्ट की वजह से बवाल हो गया। आरोप है कि वहां के दापोली में कुछ लोगों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी एक विवादास्पद पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद दापोली के कई हिंदू संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और हजारों लोगों की भीड़ विवादास्पद पोस्ट करने वाले उन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। इस दौरान जहां तक निगाह गई लोग ही लोग नजर आए और सबके सब जय श्री राम के नारे लगाते सुनाई पड़े। कुछ ही घंटों में यह बवाल ऐसा बढ़ा कि दापोली की सड़कों पर हुजूम इकट्ठा हो गया और सबकी मांग एक ही थी और वो ये कि सोशल मीडिया पर राम के खिलाफ विवादास्पद पोस्ट करने वाले उस शख्स की गिरफ्तारी की जाए। अपनी इसी मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस थाने को घेर लिया और थाने के सामने जुटी गुस्से से तमतमाई भीड़ को देखकर पुलिस के अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन लोगों के तेवर देखकर यह लग रहा था कि वो किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे नहीं लेने वाले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब पुलिस ने उन्हें आश्वासन देकर वहां से हटाने की कोशिश की तो उनमें कुछ लोग तो सड़क पर ही बैठ गए। दापोली में मचे इस हंगामे के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान उनमें एक आरोपी ने जब माफी मांगने की कोशिश की तो भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया। उसके लिए माफी मांगता हूँ, इसके बाद ये सब नहीं होगा।
इस दौरान प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़ गए कि जब तक वो लड़का जय श्री राम नहीं बोलता उसे वहां से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि भीड़ के गुस्से को देखते हुए पुलिस वालों ने उस लड़के से पुलिस वैन के माइक पर ही जय श्री राम बुलवाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। उधर आम लोगों के लिए खुलते ही राम मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ आई। पहले ही दिन अयोध्या में लाखों लोगों ने दर्शन किए। दर्शन के लिए रात के 3 बजे से ही राम मंदिर के मेन गेट पर लंबी लाइन लग गई। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन आम लोगों के लिए राम मंदिर के कपाट सुबह 7 बजे खुले और रामलला के पहले दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आई। पहले ही दिन मंदिर में लाखों लोगों ने दर्शन किए। इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों को संभालने में प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सुबह सुबह ही सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। मंदिर के अंदर जाने की कोशिश में धक्का मुक्की भी हुई। समंदर की लहरों की तरह दिख रहे राम भक्त अंदर जाने की कोशिश करने लगे और पुलिस वाले उन्हें रोकने और समझाने में जुट गए। एक तस्वीर में दिखा कि भीड़ में फंसे एक शख्स को तो सुरक्षा कर्मी खुद बचाकर बाहर लाया। पानी है। मंदिर के चेकिंग सेंटर पर तो और ज्यादा भीड़ थी। वहां लोग पुलिस की बांधी रस्सी को पार करते हुए मंदिर के गेट की ओर बढ़े और पुलिस वालों ने रस्सी पकड़कर भीड़ को रोकने की कोशिश जारी रखी। लेकिन लोग ज्यादा थे और इसलिए मंदिर के मेन गेट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। पुलिस ने लोगों को समझाकर मेन गेट पर रोकना चाहा। हालात काबू में रखने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते भी बंद कर दिए। लेकिन श्रद्धालु अंदर जाने के लिए परेशान दिखे। इस चक्कर में उनकी और पुलिस वालों की धक्का मुक्की भी हो गई, क्योंकि श्रद्धालु बैरिकेड हटाकर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे। एक बैरिकेड तो उन्होंने गिरा भी डाला। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुट आपस में उलझ गए। जानकारी के मुताबिक जिन लड़कों के बीच लड़ाई हुई वो सभी बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के सदस्य हैं और दावा किया गया कि उनके बीच पदों के बंटवारे को लेकर झड़प हुई और इस दौरान वहां जबरदस्त लात घूंसे चले। वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े नजर आए। ऐसा लगा जैसे उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी और फिर अचानक उनमें 2 लड़कों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। इसके बाद तो 2 लड़कों की मारपीट पलक झपकते ही 2 गुटों की मारपीट में बदल गई। जिसके हाथ जो लगा वो उसी से दूसरे को मारने लगा। किसी ने घूंसे मारे तो कोई लात चलाता दिखाई दिया। इस दौरान एक लड़का लोहे की रॉड उठा लाया और फिर तो दूसरे गुट के लड़कों की शामत आ गई। हमारा सिर फाड़ दिया है, मतलब ये समझ लो आप ऊंच नीच हो जाती तो गारंटी है, मरना निश्चित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के कैंपस में मचे इस बवाल के बाद वहां हंगामा मच गया। इसके बाद छात्रों के एक गुट ने ये मांग की कि मारपीट करने वाले लड़कों को किसी भी कीमत पर यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जाए। उधर जयपुर में 2 बैंकों और गहनों की दुकानों में चोरी के लिए बदमाशों ने जमीन के नीचे 100 मीटर लंबी सुरंग बना दी। पुलिस के मुताबिक ये सुरंग वहां पिछले कई महीनों से खोदी जा रही थी। इसके लिए 4 बदमाशों के गैंग ने एक दुकान का इस्तेमाल किया और उस दुकान के नीचे से ही बदमाशों ने 100 मीटर लंबी सुरंग बना दी। सुरंग का पता चलने पर पुलिस जब वहां पहुंची तो हैरत में पड़ गई, क्योंकि वो दुकान बाहर से बिल्कुल दूसरी दुकानों की तरह ही नजर आ रही थी। लेकिन पुलिस के जवान उस दुकान के अंदर घुसे तो उन्हें वहां सुरंग मिली। उसे छुपाने के लिए लकड़ी से ढक दिया गया था और इस दुकान के बेसमेंट में रैक पर बड़े पैमाने पर बोरियां रखी गई थी, जबकि दुकान के ऊपरी हिस्से में टेबल और कुर्सियां रखी थी ताकि बाहर से किसी को शक न हो। लेकिन वहां उस सुरंग की लंबाई का पता लगाने के लिए पुलिस की टीम आगे बढ़ी तो चौंक गई, क्योंकि सुरंग काफी दूर तक खोदी जा चुकी थी। बरेली से पता चला कि बरेली से इस तरह की गैंग आई हुई थी, तो इसमें इनकी ये स्पेशलिटी है। पुलिस के मुताबिक 6 महीने पहले उन 4 बदमाशों ने मिलकर वो दुकान किराए पर ली थी और उस दुकान से ही सुरंग खोदने का काम शुरू किया था। और पुलिस के मुताबिक इस सुरंग के जरिए 2 बैंकों और गहनों की दुकानों में लूट की प्लानिंग की गई थी, क्योंकि वहां बैंक से सुरंग की दूरी सिर्फ 40 फीट ही बची थी। लेकिन इससे पहले ही पुलिस को खबर लग गई और पुलिस की टीम ने वहां धावा बोल दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुछ मजदूरों को सुरंग के अंदर भेजा। इस दौरान वहां सुरंग में पानी की खाली बोतलें और मिट्टी से भरी कई बोरियां मिली। इसके साथ सुरंग को सुरक्षित रखने के लिए वहां ऊपर की तरफ लकड़ी और बांस के खंभे लगाए गए थे। तस्वीरों में सुरंग काफी चौड़ी नजर आई, यानी एक साथ 2 लोग सुरंग में दाखिल हो सकें, इसी हिसाब से सुरंग खोदी गई थी। ये सुरंग बहुत आगे भैया। पुलिस के मुताबिक जयपुर की अंबाबाड़ी सब्जी मंडी में कुछ दिनों पहले जमीन धंसने से एक ट्रैक्टर वहां फंस गया था।
इस दौरान जब वहां पुलिस पहुंची तो उन्हें सुरंग का पता चला, क्योंकि सुरंग की वजह से ही वहां मिट्टी धंस गई थी। और इसके बाद पुलिस उस दुकान तक पहुंच गई जहां से सुरंग खोदी गई थी। इनकी दुकान में नक्शे मिले हैं तो वो SBI बैंक के ही थे। बताया गया कि सुरंग के जरिए वो बदमाश 2 बैंकों और कई गहनों की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया और उन बदमाशों की तलाश में जुट गई। उधर मिजोरम की राजधानी आइजॉल में म्यांमार के सैनिकों को लेने आया एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक वो प्लेन उन सैनिकों को वापस लेने आया था जो म्यांमार से भागकर भारत आ गए थे, और वो प्लेन उन्हीं सैनिकों को लेने के इरादे से मिजोरम की राजधानी आइजॉल के लेंगपुई एयरपोर्ट पर उतरा। लेकिन जैसे ही उसने जमीन को छुआ, रनवे पर फिसलन होने की वजह से उसने संतुलन खो दिया और वो प्लेन रनवे से उतरकर पास मौजूद खाई में जा गिरा। लैंडिंग the aircraft overshot the runway and went into the bushes. इस हादसे में नीले और सफेद रंग के उस प्लेन की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो उड़ने लायक ही नहीं बचा। रनवे से उतरने के बाद उस प्लेन में मौजूद 2 लोग तो बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि 12 लोगों को मामूली चोटें आईं। बताया गया कि म्यांमार की सेना का यह प्लेन जिन सैनिकों को लेने आया था वो 2 दिन पहले वहां से भागकर भारत की सीमा में घुस गए थे, क्योंकि म्यांमार की सेना के अड्डों पर वहां के एक विद्रोही संगठन के लोगों ने कब्जा कर लिया था। इधर जननायक के रूप में मशहूर कर्पूरी ठाकुर को देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया। उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्ग के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक घोटाले के आरोपों की जांच शुरू कर दी। 23 दिसंबर को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाएं होने की बात कही थी। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 50,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान वहां से कुछ हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक उस बदमाश पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 2020 से गैंगस्टर के मामले में बातचीत चल रहा था। उधर सोशल मीडिया पर चीन के जवानों के जय श्री राम का नारा लगाने का एक वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में LAC यानी भारत और चीन की सीमा के पास चीन के कुछ सैनिक भारतीय सेना के जवानों के साथ जय श्री राम का नारा लगाते दिखे और दावा किया गया कि राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर चीन के सैनिकों ने भी जय श्री राम का जयकारा लगाया। जय श्री राम, जय श्री राम। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो सिर्फ 16 सेकंड का है। वीडियो में एक टेबल के दाहिनी तरफ भारतीय सेना के 5 जवान खड़े दिखे तो उस टेबल के बाईं तरफ कतार में चीन के 7 सैनिक भी खड़े नजर आए। वीडियो में भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों को जय श्री राम का नारा लगाना सिखाते दिखे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद दोनों देशों के सैनिक एक साथ मिलकर जय श्री राम का नारा लगाते दिखाई दिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐसी शादी हुई जिसमें सब कुछ भगवा रंग में रंगा नजर आया। वहां शादी समारोह के दौरान सभी लोग अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाते नजर आए और बाराती तो अपने साथ बड़े बड़े भगवा झंडे लेकर पहुंचे। इसके बाद वो स्टेज पर चढ़े और जय श्री राम लिखे हुए झंडे लहराते हुए राम भजनों पर नाचने लगे। इसके बाद जब दुल्हन की एंट्री हुई तो ढोल नगाड़ों के साथ भी झंडे लहराए गए। थोड़ी देर बाद तो दूल्हा भी अपने आप को नहीं रोक पाया और वो भी बड़ा सा झंडा लेकर थिरकने लगा। मथुरा में हुए इस शादी समारोह में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न दिखाई दिया। वहां बारातियों ने फिल्मी गानों के बजाय राम के भजनों पर ही डांस किया। उधर अमेरिका और ब्रिटेन ने हूथी लड़ाकों पर एक हफ्ते में दूसरी बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने यमन में घुसकर हमला किया। लाल सागर में कोहराम मचाने वाले हूथी लड़ाके बीते 10 दिन से अमेरिका और उसके सहयोगियों के निशाने पर हैं। और इसी कड़ी में अमेरिका और ब्रिटेन ने एक बार फिर यमन में घुसकर कहर ढा दिया। दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक रात के अंधेरे में उड़ान भरी। लाल सागर में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के बाद ये विमान यमन पर टूट पड़े। उन्होंने वहां अलग अलग इलाकों में मौजूद हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर करीब 30 मिसाइलें दागी और इस हमले में उनके 8 ठिकानों को तहस नहस कर दिया।
यमन में रात के वक्त हुई इस एयर स्ट्राइक के बाद उसके पश्चिमी इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन की राजधानी सना और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया। इन हमलों में खासतौर से उन ठिकानों को तबाह किया गया जो लाल सागर के करीब थे, क्योंकि दावा किया गया कि उन ठिकानों का इस्तेमाल जहाजों पर हमले के लिए किया जा रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस हमले में हूथी लड़ाकों के अड्डों पर मौजूद खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों को भी बर्बाद करने का दावा किया और अपने इस हमले को आत्मरक्षा के लिए की गई कार्रवाई बता दिया, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने बीते 3 महीने से लाल सागर में आतंक मचा रखा है। वो गाजा पर इजरायल के हमलों के विरोध में वहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाते आए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक हूथी लड़ाके 35 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। इन जहाजों में इजरायल और उसका समर्थन करने वाले अमेरिका समेत कई देशों के जहाज शामिल हैं और इन हमलों से भड़के अमेरिका और उसके सहयोगी 11 जनवरी से ही यमन में घुसकर हमले कर रहे हैं, लेकिन हूथी लड़ाके भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। अमेरिका और ब्रिटेन की दूसरी बड़ी एयर स्ट्राइक के बाद एक बार फिर से उन्होंने बड़े पलटवार का दावा किया। हूथी लड़ाकों के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका के एक और जहाज पर मिसाइल दाग दी गई। हालांकि अमेरिका ने अपने जहाज पर हमले के दावे को झूठा करार दिया, लेकिन इसी बीच हूथी लड़ाकों की मदद करने वाले ईरान ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी। ईरान ने अपनी सेना में बड़ी संख्या में नए खतरनाक ड्रोन शामिल कर दिए। दावा किया गया कि ईरान का यह कदम इजरायल के साथ साथ अमेरिका की भी धड़कनें बढ़ा सकता है, क्योंकि ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना को एक साथ सैकड़ों नए और खतरनाक ड्रोन मिल गए। दावा किया गया कि ईरान की सेना में जो नए ड्रोन शामिल किए गए वो दुश्मन की निगरानी करने के साथ ही उसका खात्मा भी कर सकते हैं। ईरान के इस जखीरे में अबाबील 5 ड्रोन भी शामिल बताया गया, जो किसी भी तरह के रेडार को चकमा देने में माहिर माना जाता है। यही नहीं, ये दुश्मनों को ढेर करने के लिए कई खतरनाक हथियारों के साथ मिसाइलों को भी लेकर उड़ान भरने की ताकत रखता है। ईरान पर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह समेत यमन के हूथी लड़ाकों को भी हथियार देने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई गई कि अगर ये खतरनाक ड्रोन उनके हाथ लग गए तो इजरायल के साथ साथ अमेरिका की भी परेशानी बढ़ सकती है। उधर इलॉन मस्क ने भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग की। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य न होने को बेतुका बताया। इसके साथ ही इलॉन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं को वक्त के साथ बदलने की भी मांग की। हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर बड़े वाहनों को रोके जाने की वजह से दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी को देखते हुए भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से टीकरी बॉर्डर पर कई बड़े वाहनों को रोकना पड़ा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान बस में बैठे यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग को बुझा दिया। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। वहां के सैन डिएगो शहर में हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूबने लगी और पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पूरी की पूरी गाड़ी को अपने साथ बहा ले गया। तस्वीरों में उस सड़क पर तेज रफ्तार में पानी बहता नजर आया। इस दौरान उस सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। तभी अचानक वहां खड़ी एक गाड़ी उस तेज रफ्तार पानी की चपेट में आ गई और बहती चली गई। वो गाड़ी पानी में ऐसे बहने लगी जैसे कागज की नाव बह रही हो। ऐसा ही वहां के दूसरे इलाकों में भी दिखाई दिया। वहां भी बाढ़ के पानी ने गाड़ियों को कबाड़ में तब्दील कर दिया। पानी में बहकर आई कई गाड़ियां पलट गई तो कई गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ गईं। बाढ़ ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ टूटी सड़कें और कीचड़ ही नजर आया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। बताया गया कि 2 दिन तक हुई लगातार बारिश के बाद वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई। उधर ईशा नाम के तूफान ने ब्रिटेन और आयरलैंड में जमकर कहर बरपाया। तूफान की वजह से आयरलैंड के डबलिन में समंदर में उफनती लहरें उठने लगी और इसकी वजह से समंदर किनारे खड़े बड़े बड़े जहाज भी हिचकोले खाने लगे। ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। स्कॉटलैंड के एडिनबरा में भी तूफान ईशा का असर देखा गया। तूफान के असर से वहां के समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। इसकी वजह से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों पर खतरा मंडराने लगा। इसके अलावा वहां तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी हुई, जिसकी वजह से वहां के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए, जबकि कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ गिरने की वजह से रास्ते बंद हो गए। वहां के एडिनबरा एयरपोर्ट से भी हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई।
उनमें तेज हवाओं की वजह से एक यात्री का बैग रनवे पर खुद ब खुद चलता दिखाई दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तूफान ईशा के ब्रिटेन से टकराते ही वहां तूफानी हवाएं चलने लगी। बताया गया कि तूफान की वजह से वहां का रेलवे नेटवर्क पूरी तरह प्रभावित हो गया और उसकी वजह से स्कॉटलैंड में सभी ट्रेनें रद्द कर दी गईं और एडिनबरा एयरपोर्ट से उड़ने वाली कई उड़ानों को भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि तूफान ईशा के असर से ब्रिटेन में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। इसकी वजह से करीब 45,000 घरों की बत्ती गुल हो गई और लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। इसके अलावा तेज हवाओं की वजह से वहां के कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ। तूफान ईशा एक दिन पहले ब्रिटेन के तटीय इलाकों से टकराया था और इसके बाद प्रशासन ने लोगों से उन इलाकों को खाली करने की अपील की थी। उधर आईसीसी की बेस्ट वनडे और टेस्ट टीम की घोषणा कर दी गई। आईसीसी ने 2023 के लिए अपनी वनडे और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। आईसीसी ने अपनी वनडे टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया। इस टीम में कुल 6 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली, जबकि वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी ही इस लिस्ट में शामिल किए गए। इसके अलावा आईसीसी की टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस को कप्तानी सौंपी गई। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उम्मीद जताई कि इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में उन्हें ढेरों विकेट मिल सकती हैं। बुमराह को उम्मीद है कि इंग्लैंड टीम के बेहद आक्रामक रवैये से उन्हें फायदा हो सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच गुरुवार से हैदराबाद में खेला जाएगा। 23 फरवरी से WPL यानी विमेन प्रीमियर लीग 2024 का आगाज होगा। इस सीजन का पहला मैच बेंगलुरु में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। इस लीग में कुल 22 मैच खेले जाएंगे। इधर उत्तराखंड के मसूरी में हत्या के एक आरोपी को पकड़ने के दौरान लापरवाही बरतने के मामले में 2 दारोगा सस्पेंड कर दिए गए। 2 रोज पहले वो आरोपी एक दारोगा पर गोली चलाने के बाद फरार हो गया था और तस्वीरों में दिखा कि जब आरोपी ने मिथुन नाम के उन दारोगा पर गोली चलाई तो उनके साथी डर के मारे दूर हट गए। मसूरी के एक होटल में छिपे हत्या के उस आरोपी को पकड़ने के लिए 3 दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मी पहुंचे थे। आरोपी जिस कमरे में छिपा था उसके दाईं ओर दारोगा मिथुन खड़े दिखे, जबकि बाईं तरफ उनके एक साथी। बाकी बचे पुलिसकर्मियों ने कमरे के बाहर मोर्चा संभाल रखा था। इसी दौरान एक आदमी ने उस कमरे का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आरोपी ने सिर निकालकर बाहर देखा और फिर तेजी से अंदर हो गया। लेकिन दूसरी बार बाहर निकलते ही उसने दारोगा मिथुन पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद भी वो आरोपी को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके साथी मदद करने के बजाय दूर हट गए और इसी का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग निकला। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन होटल में उसे पकड़ने के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में दारोगा मिथुन के साथ मौजूद 2 दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक आदमी ने पशु चिकित्सा कर्मियों पर हमला कर दिया और उनकी एम्बुलेंस में भी आग लगा दी। बताया गया कि वो आदमी उनके देर से पहुंचने की वजह से भड़क गया था और तस्वीरों में वो आदमी उस एम्बुलेंस पर पत्थरों से हमला करता दिखा। इस दौरान पशु चिकित्सा कर्मी उसे रोकने की कोशिश करते रहे। उस आदमी ने पहले एम्बुलेंस के सामने वाले शीशे पर बड़ा सा पत्थर दे मारा। इसके बाद मकान के करीब पड़े पत्थरों को उठाकर एम्बुलेंस पर फेंकने लगा। इस दौरान एक पत्थर एम्बुलेंस के साइड वाले शीशे पर इतनी जोर से लगा कि वो चकनाचूर हो गया। लेकिन जब पत्थरों के हमले के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पेट्रोल छिड़ककर एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। उसने अगली सीट पर आग लगाई, जो देखते ही देखते पूरी एम्बुलेंस में फैल गई। पुलिस के मुताबिक उस आदमी ने अपनी गाय और कुत्ते के इलाज के लिए पशु चिकित्सा कर्मियों को फोन करके बुलाया था, लेकिन बताया गया कि उनके देर से पहुंचने पर वो आदमी भड़क गया और उन पर हमला कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर भारत ने हांगकांग के शेयर मार्केट को पीछे छोड़ दिया। हांगकांग को पछाड़कर भारतीय शेयर बाजार दुनिया का 4था सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया। भारतीय शेयर बाजार के एक्सचेंजों में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,33,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि हांगकांग के शेयर बाजार का कुल मार्केट कैप 4,29,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। भारतीय शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में रही। इसके अलावा रियल्टी और मेटल सेक्टर के शेयरों पर भी दबाव रहा। फार्मा को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1053 अंक गिरकर 70,371 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 333 अंकों की गिरावट के साथ 21,239 के स्तर पर पहुंच गया। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 28 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गईं। इतना ही नहीं, धुंध की वजह से दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर की आशंका जताई है। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में लड़की की गोली मारकर हत्या करने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ का विरोध करने पर उस लड़की के पड़ोस में रहने वाले लड़के ने ही उसे गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। लेकिन दिन दहाड़े गोली चलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। गोलीकांड से भड़के लोगों ने सड़क जाम कर दी। हत्या के बाद नाराज लड़की के घर वालों ने पुलिस से आरोपी के एनकाउंटर की मांग की। हमारे बच्चे का गोली मारे, उसका एनकाउंटर चाहिए। दिन दहाड़े हुई हत्या की घटना से हर कोई सन्न था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपी का नाम फरहान है और वो भी इसी मोहल्ले में रहता है। उसी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उसने पिस्तौल से लड़की के सिर में गोली मार दी। भाई एक लड़का है फरहान, उसने आके इसके वहीं पे गोली मार दी उसकी। और हत्या के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस ने टीम बना दी। तत्काल गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। लड़की की हत्या के बाद उसके परिजन थाने के अंदर पुलिस वालों से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग करते दिखे। कम है सिपाही फौज में सरदार बहुत हैं। कम है सिपाही फौज में सरदार बहुत हैं, ये जंग हार जाने के आसार बहुत हैं। 100 बात की एक बात कही पवन ने, जंगल के पंछियों सीना भरना उड़ाने तुम, बिजली के इस शहर में नंगे तार बहुत हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, और फिर होगा 100 बात की एक बात।